दोस्तों, जापान को पीछे छोड़कर इंडियन इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर जीडीपी बनने वाली है। हाल ही में 2022 में हमने अंग्रेजों को इकोनॉमी में पीछे छोड़ा था और हमने 5वीं पोजीशन होल्ड करी थी। और आज एक बार फिर से न्यूज आई है कि हम जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इस चीज के क्या मायने हैं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और यह किस तरीके से हमारे देश के ऊपर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यही सेम अनुमान लगाया था अमिताभ कांत जी ने, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, और उसी के ऊपर आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट ने भी यह बताया है कि अगले साल तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अभी 10 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के ऊपर रिपोर्ट आई है और उसमें यह बताया गया है कि यूएसए, जो दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है और आज से नहीं लगभग 150 सालों से उसने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, वो अपनी सबसे ताकतवर इकोनॉमी की पोजीशन को होल्ड करेगी और उसको फॉलो करेगा चाइना। यूएसए और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी जर्मनी, और जल्द ही भारत 2027 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 2027 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पर देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट हमारे देश की आम जनता के ऊपर भी पड़ेगा। क्या इससे आम जनता को कोई लाभ मिलेगा, कोई बेनिफिट होगा? तो यह भी हमारे लिए जानने लायक है कि क्या लोगों की पर कैपिटा इनकम इससे बढ़ेगी। क्या भारत सरकार इस उपलब्धि को आम लोगों तक पहुंचा पाएगी? हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंडिया इज सेट टू ओवरटेक जापान टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025। राइट, यहां पर हम 5 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जो वर्ल्ड की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है। इट विल रिमेन द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इससे पता चलती है कि यह 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी 2025 तक, ऐसा आईएमएफ की रिपोर्ट का कहना है। पिछले 150 सालों से उन्होंने इस पोजीशन को सिक्योर करके रखा हुआ है। उसके बाद 20वीं सदी के सबसे बड़े चमत्कार चाइना की अगर हम बात करें तो 1980 से जब चाइना ने ग्रो करना चालू किया तो चाइना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज चाइना दूसरे नंबर पर है, काफी लंबे समय से है, और चाइना अपनी सेकंड पोजीशन को होल्ड करता है विद द 20 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकोनॉमी। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। According to IMF projections, China's nominal GDP in 2025 will be around $19.79 trillion या $19,790 billion। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो फॉर 2024 China's GDP is estimated at $18,533 billion, indicating significant growth। मतलब 18,533 बिलियन डॉलर से 19,790 बिलियन डॉलर तक चाइना की जीडीपी पहुंच जाएगी। तो एक साल में इन्होंने लगभग 1,500 बिलियन डॉलर की ग्रोथ हासिल करी है। थर्ड सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, जो इन दोनों इकोनॉमीज के से काफी पीछे है, जर्मनी, जिसको हम बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे बिकॉज हमारा जो ग्रोथ रेट है वो जर्मनी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। प्रोजेक्टेड नॉमिनल जीडीपी जो है वो 4,772 बिलियन डॉलर है, 2025 तक होने की उम्मीद है, जिसको हम 4.772 ट्रिलियन डॉलर भी बोल सकते हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 4,591 बिलियन डॉलर से ये 4,772 बिलियन डॉलर तक पहुंचेंगे। और इसके बाद आती है हिंदुस्तान की जीडीपी, जो कि चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हम लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर या 4,340 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। करंट रैंकिंग 5th है, इससे हम आगे बढ़कर 4th पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, जो पोजीशन अभी जापान की है। स्लो ग्रोथ रेट की वजह से जापान की इकोनॉमी हमसे पीछे आ चुकी होगी। वी विल ओवरटेक जापान, वी विल सरपास जापान। एंड फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करें तो 2027 तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, पीपीपी की बात करें, तो ऑलरेडी हमारा देश तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर इकोनॉमी में आता है। जापान जो कि स्लो ग्रोथ रेट देख रहा है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन में एजिंग बहुत ज्यादा है, वहां पर डिमांड बहुत कम है,
तो इस वजह से जापान लगातार पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। प्रोजेक्टेड रैंकिंग विल बी 5th, तो दे विल होल्ड 5th पोजीशन। $4.3 ट्रिलियन के आसपास इनकी भी इकोनॉमी होगी। इंडियन जीडीपी की अगर हम बात करें तो लगातार इंडियन जीडीपी ने एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ शो करी है। ऑल्दो हमें जीएसटी के बाद, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद, कोविड-19 आने के बाद कुछ ऐसे झटके लगे जिससे इकोनॉमी ने रिकवर किया और फिर भी अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखा। आपको यह आंकड़े देख करके पता चल रहा है कि लगातार हमने 7.4%, 8%, 8.3%, 6.8%, 6.5%, फिर एक डिप आया 9.1%। इस तरीके से हमने ग्रोथ लगातार की है। इसके पीछे सरकार की पॉलिसीज भी हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को संभाला। साथ ही साथ हमारे देश की जो युवा पॉपुलेशन है, युवा जनसंख्या है, जो बहुत ज्यादा डिमांड पोज करती है इकोनॉमी के आगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा दिखता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लगातार हमने एक सिचुएशन होल्ड करी है। अगर आप देखें तो फ्रॉम 2014 टू 2024 लगातार हमने 6 to 7% के ग्रोथ रेट पर ग्रो किया है। हमारी इकोनॉमी को इतनी ताकत देने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारी इकोनॉमी को इतना स्ट्रेंथन करते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक डिमांड और उसका सबसे बड़ा रीजन है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास जो यूथफुल पॉपुलेशन है, लगभग देश में 65% पॉपुलेशन है जिसकी उम्र 35 साल या उससे कम है। तो ऐसी 65% पॉपुलेशन लगातार डोमेस्टिक डिमांड को अपलिफ्ट करके रखती है, जिससे हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड काफी हाई है और उसी से हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड और एक्सपेंडेड आती है। गवर्नमेंट भी इससे रिलेटेड लगातार इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी कर रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि रोड, ब्रिजेस, डैम, या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि लगातार जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ाते जाना, 4G 5G नेटवर्क्स देते जाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ा जा सके। इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, वाईफाई से रिलेटेड नए नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन को पॉसिबल बनाया जा सके। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक और फैक्टर है जो हमारा बहुत बड़ा, मोदी गवर्नमेंट के अंडर में हमने देखा कि लगातार एफडीआई 2014 से अगर आप देखेंगे तो शार्प राइज हमें देखने को मिला है एफडीआई में। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में एफडीआई कम हुआ है, बट 2014 के बाद से ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमारी इकोनॉमी पर बढ़ा, जिसकी वजह से हमारे यहां बहुत ज्यादा फॉरेन कैपिटल आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जिसने इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को प्रमोट किया। एफडीआई ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। आज चाइना जो इतनी ताकतवर इकोनॉमी है, पिछले 30 से 40 सालों में इतना ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी बना है, उसके पीछे एक मेजर फैक्टर है वहां पर होने वाला पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरीके से इंडिया को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, पुल करने के लिए नई नई पॉलिसीज लानी चाहिए। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम कोई भी ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट ना करें जिससे हमारे देश से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो दूर जाएं, जैसे कि अभी रिसेंटली वो चाइना की तरफ गए, राइट। तो इसलिए हमें इस चीज का लगातार ध्यान रखना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो वो इंडिया में ही आए। उसके लिए भले ही हमें स्किल्ड एजुकेशन देनी पड़े, हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़े, जिससे कि हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अपने यहां ला सकें, इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकें, इंडस्ट्रीज के सामने कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना रहें। रीजंस क्या है? नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने भी नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। हमने इन्फ्लेशन को टारगेट करना चालू किया, हमने फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना, उसके लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना चालू किया। 2003 में हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट को इनैक्ट किया, जिससे कि हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट को, डेट बर्डन को हम कंट्रोल कर सके, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना सकें। साथ ही साथ वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, जीएसटी की वजह से भी हमारे देश में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ 90s में हुए एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से भी आज इंडियन इकोनॉमी ओपन है और वहीं से शुरुआत हुई थी इन्वेस्टमेंट की इंडिया में आने की। There are simplified regulations and ease of doing business which have attracted foreign companies.
मार्केट पोटेंशियल एक बड़ा फैक्टर है कि भाई इंडिया में एफडीआई क्यों आता है। उसके पीछे रीजन है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी ज्यादा डिमांड है, यूथफुल पॉपुलेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट लगातार ध्यान दे ही रही है। डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। हमारा देश एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है आगे चलकर, क्योंकि हमारे यहां सबसे बड़ा मार्केट तो है ही है। तो क्यों नहीं कंपनीज ये चाहेंगी कि हम इसी देश में बनाएं और इसी देश में बेच दें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करें। रैपिड डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन encourage investment in technology and commercial sectors, right? डिजिटल इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी दिया गवर्नमेंट ने, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके। आज हम सोशल मीडिया में, टीवीज में देखते हैं, टेलीविजन मीडिया में देखते हैं कि शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट हाउसेस मिलकर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी के पॉजिटिव्स क्या है, क्या हमारी इकोनॉमी में अच्छा है? तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो ग्रोथ है वो रैपिड है। वी आर मेकिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल है? कुछ हद तक वो सस्टेनेबल है, बट एक लंबे समय के लिए अगर हम देखें तो हम अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम नहीं करेंगे, हम अपने यूथ को अगर स्किल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उस ग्रोथ को सस्टेनेबल रख पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये पॉजिटिव तो है, बट तब तक जब तक हम अपनी डिमांड को मेंटेन रख सकें, क्योंकि डिमांड हमेशा नहीं मेंटेन रहेगी, हमें लोगों को रोजगार देने पड़ेंगे। साथ ही साथ कंज्यूमर मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक सेक्टर्स डाइवर्स हैं, तीनों सेक्टर्स हमारे यहां हैं, प्राइमरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर है। हमें इनके बीच में जो सप्लाई चेन है उसको बस अच्छा बनाने की जरूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है। एफडीआई इंडिया में बहुत आता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बिल्ड हो रहा है और उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टैक्स से रिलेटेड रिलीफ देकर, बहुत सारे रिलीफ देकर गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है कि हम स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा, स्टार्टअप्स केवल कॉमर्शियल नेचर के ही नहीं है, सोशल स्टार्टअप्स भी हैं, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स भी हैं, तो यह ध्यान देने वाली बात है। नेगेटिव क्या है भाई? जो भी इकोनॉमी केवल और केवल डिमांड पर बेस्ड होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड होती है, इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही होती है, वहां पर इन्फ्लेशन होता ही होता है। इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हम इस चीज को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर वो वीडियो जाकर देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे कौन कौन से पॉलिसीज थी जो कि अप्लाई की गई, रघुराम राजन जी ने किस तरीके से उर्जित पटेल कमेटी के फॉर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन दिया, फिर उर्जित पटेल ने यह रिकमेंड किया कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जरूरत है जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी विद इन द ब्रैकेट ऑफ 2 to 6%। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफिशियंसीज है, हर एक स्टेट में नहीं है, रीजनल डिफिशियंसीज हैं। जैसे कि आज भी हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी उसको इतना ज्यादा हेल्प नहीं करती है। तो इस वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज को खत्म करना होगा। हमें पूरे इंडिया में जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको दूर करना होगा, तभी हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है कि हमारे यहां एजुकेशन जो है वो लोगों को जॉब, एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है। इसी वजह से लोग ये समझते हैं कि भाई अगर हमारे पास लैंड है तो हम एग्रीकल्चर में ही क्यों ना इन्वॉल्व रहें। अगर हमारे यहां एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट देने लगी तो लोग जरूर एग्रीकल्चर से थोड़ा सा बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑयल के लिए, एनर्जी डिमांड्स के लिए, कई बार जैसे चाइना से चीपर गुड्स के लिए हमारी मार्केट में चूंकि कमी हो जाएगी, ठीक है, हम अपनी मार्केट की कमी को, अपनी मार्केट की सप्लाईज को मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं, तो हम इकोनॉमिक डिमांड्स के लिए, चीपर गुड्स के लिए, प्राइमरी गुड्स के लिए, प्राइमरी आर्टिकल्स के लिए भी हम कहीं ना कहीं अभी भी ग्लोबल डिपेंडेंस शो करते हैं। ऑयल एंड एनर्जी डिमांड्स के बारे में तो आप जानते ही हैं इंडिया की। तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक स्टेबल इकोनॉमी बनने के लिए, एक बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए, साथ ही साथ हमारा जो ये प्रोजेक्टेड आइडिया है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, उसके लिए जरूरी है
कि ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करनी होगी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी और अपनी इकोनॉमी के जितने भी लैक्यूना हैं उनको दूर करना होगा। I hope this session will help you in your preparation. Thank you so much for joining the session and do subscribe to the channel for these easy interpretations of such topics. Thank you.